हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है पर्सनल फाइनेंशियल। मतलब कि हमारा पर्सनल फाइनेंशियल भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रूल्स हमेशा चेंज होते रहता है, तो उसको हमें अपडेट रहना है। मान लीजिए कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बैंक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुआ है, ये सब हमें जानना चाहिए। तो अभी हमारा 1 अप्रैल से बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के कारण, और कितने लोगों को परेशानी आ रही है, खास करके उन लोगों को परेशानी आ रही है जो यूपीआई यूजर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी आई है इसमें और वो लोग फंसे हैं। तो आज हम लोग मेनली इसमें 3-4 चीजों पे बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे यूपीआई न्यू रूल्स चेंजेस, यूपीआई में क्या क्या रूल चेंजेस हुए हैं और अभी हमें क्या करना चाहिए, लोगों को दिक्कत क्यों उठाना पड़ रहा है, उसका रीजन क्या है। सेकंड, चेंजेस इन एटीएम कैश विड्रॉल। अभी हम लोग जो एटीएम से पैसा निकालते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है, उसका लिमिट चेंजेस हुआ है कि इतना बार आप निकाल सकते हैं और उसके कुछ चार्जेस बढ़ा है। ये सब हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो थर्ड है हमारा मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, न्यू क्रेडिट कार्ड रूल। क्रेडिट कार्ड पे कुछ रूल चेंजेस हुआ है, जैसे कि जो क्रेडिट कार्ड पहले से चलता आ रहा था, जो नियम था उसका रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह, वो सब चेंज हुआ है। नेक्स्ट है कि हमें इनकम टैक्स कितना पे करना है। 2025 के बजट में आया तो था कि हमें इतना तक जीरो चार्जेस लगेगा, लेकिन ये 1 अप्रैल से ये भी अप्लाई होगा हमारा इनकम टैक्स न्यू रिज्यूमे का। एंड लास्ट जो है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो डेथ कर जाते हैं तो उनका जो म्यूचुअल फंड है या उनके जो स्टॉक्स हैं उनको इजिली हम कैसे एक्सेस करें। तो इसके लिए एक नया चीज आया है कि जो म्यूचुअल फंड एंड होल्डिंग है उसको सेबी ने डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट किया है, मर्जर किया है, जो कि इजिली उसके जो नॉमिनी है उसको आसानी से मिल सके। अब हम लोग फर्स्ट बात करते हैं यूपीआई पे जो रूल आया है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2025 सेवरल न्यू रूल्स फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनहांस सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। इसमें क्या हुआ है कि सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए एक नया कदम उठाया गया है, जिसमें यह है कि अगर आपके पास इनएक्टिव फोन नंबर था, जैसे हमारा मोबाइल नंबर जो था वो बंद हो चुका था, वो हम यूज नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारा यूपीआई क्या हो रहा था कि चल रहा था। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपका जो सिम है वो बंद हो जाता है और बंद होने के बाद वो सिम किसी और के नाम पे अलर्ट हो जाता था, किसी और को मिल जाता था। इसके कारण क्या होता था कि अगर वो भी अकाउंट बना रहा है उसी नंबर से, तो अगर हम यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं उसी नंबर पे, तो होता ये था कि पैसा आपके अकाउंट में ना जाके उसके अकाउंट में चला जा रहा था। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन था और अमाउंट इधर से उधर हो जा रहा था। अगर मेरा यूपीआई अकाउंट है, मेरा पर्सनल नंबर है, अगर मैं वो यूज कर रहा हूँ लेकिन वो हमारा नंबर जो है मोबाइल नंबर वो इनएक्टिव हो गया, बहुत दिनों से मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, उसमें रिचार्ज नहीं करा रहा हूँ और वो नंबर बंद हो गया है, तो वो किसी और को सर्विस प्रोवाइडर दे देती थी सिम। तो वो भी अगर सेम नंबर से अकाउंट खोलता था तो वो भी यूपीआई बना लेता था। तो इसके कारण अगर मुझे कोई पैसा भेजता था तो उसके अकाउंट में चला जाता था। इस वजह से ये नियम आया है कि जितने भी इनएक्टिव नंबर हैं मोबाइल नंबर, वो सारे के यूपीआई बंद हो गए हैं और उनका काम नहीं कर रहा। तो अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो बेटर होगा कि आप जो सिम आपका चालू है उससे अपडेट करवा के उसमें आप काम करें। फर्स्ट, जो हमारा एटीएम में से पैसा निकालने का लिमिट है वो 5 फ्री ट्रांजेक्शन, मतलब कि 5 बार हम पैसा फ्री में निकाल सकते हैं, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों को मिला के। और पर मंथ हमारा जो रहेगा ऑन बैंक, मतलब अगर मान लीजिए कि हमारा एसबीआई का बैंक है और हम एसबीआई से पैसा निकाल रहे हैं तो ये हमें 5 बार का लिमिट मिल रहा है। अगर एक्सिस बैंक हमारे पास अकाउंट है और हम एक्सिस बैंक से निकाल रहे हैं तो हमारे पास 5 बार लिमिट है। ये अगर अपना सेम बैंक से निकाल रहे हैं तब की बात है। लेकिन जो अदर बैंक है उसमें आपको सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन मिलेंगे अदर बैंक से पैसा निकालने के लिए, जिसमें आपको चार्जेस नहीं लगेगा, वो मेट्रो सिटी के लिए। एंड जो हमारा नॉन मेट्रो सिटी है जैसे कि रूरल एरियाज वगैरह हो गया, उसमें आपको 5 ट्रांजेक्शन मिलेंगे। आखिर ये आरबीआई ने क्यों लगाया है, तो उसका सिंपल सा यही कहना है कि हम अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं और मेंटेनेंस करेंगे अपना जो भी एटीएम है हमारा, और सिक्योरिटी को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग वो चार्जेस बढ़ाया है। नेक्स्ट, इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो जैसे कि हम लोग एटीएम जाते थे और 100 रुपए का जरूरत है 100 रुपए निकाल लेते थे, 200 का जरूरत है 200, मतलब हम फ्लेक्सिबल थे, जब भी होता था हम पैसा निकाल लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब इतना कम ट्रांजेक्शन अगर हमें मिल रहा है तो हमें प्री प्लान करना पड़ेगा और केयरफुल्ली जाके हमें पैसा निकालना होगा कि हाँ हम इतना निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब मोर ट्रांजेक्शन ज्यादा होने से हमें बचना है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हमें ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि जो हम ट्रांजेक्शन अब करें वो डिजिटली करें, यूपीआई के थ्रू करें, नेट बैंकिंग के थ्रू करें, तो हमारा जो एटीएम विड्रॉल का जो लिमिट है वो हमें ज्यादा पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, तो हम इसके चार्जेस से बच सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम बैलेंस चेंजेस।
मतलब जो हमारा बैंक में मिनिमम बैलेंस का लिमिट था, सपोज कीजिए कि किसी बैंक में हमारा 0 रहता था, तो ऐसा नहीं रहा। यहाँ पे सब बैंक ने अपना चेंज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेवरल बैंक आर रिवाइजिंग देयर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एज अप्रैल 1 2025। 1 अप्रैल से ये लोग अपना चेंजेस किया है। जैसे उसमें जो मेन लीडिंग में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक, ये लोग मेजर हैं जो कि अपना रूल चेंज कर रहे हैं। और ये बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, हर एक बैंक का मिनिमम बैलेंस का लिमिट अलग होगा, तो आप इसको जरूर पता कीजिएगा। इसके साथ साथ आपका जो फैसिलिटीज है वो भी डिपेंड करता है कि आप जो बैंक में खाता खुलवाए हैं वो किस टाइप का खुलवाए हैं। बहुत सारे बैंक अकाउंट टाइप हैं जिसमें आप 15,000 मिनिमम बैलेंस रखें, 25,000, तो अकॉर्डिंग टू सर्विस रहता है। तो ये आप जरूर चेक करें। और अभी फिलहाल के लिए मोस्टली जो बैंक है वो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया रख दिए हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा उतना उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है, आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, वेरी करेगा आपका पेनल्टी। ये फिक्स नहीं है कि आपका इतना ही लगेगा, ऐसा कोई फिक्स इसका नहीं है। हर एक बैंक का अलग अलग पेनल्टी होगा और हर एक अकाउंट का जो टाइप है उस टाइप के हिसाब से होगा। जो नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड का जो रूल चेंज हुआ है। क्रेडिट कार्ड में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं सिंपली क्रेडिट कार्ड में है, अभी जो हमारा स्विगी पे रिवॉर्ड मिलता था, 10x का रिवॉर्ड मिलता था, उसको भी चेंज कर दिया गया है, वो 5x हो गया है। और जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, ये सारे क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड पॉइंट होते थे कि अगर आप इतना खर्च कर रहे हैं तो आपको ये रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, फिर आपको ये कूपन्स मिलेगा, ये सबका टोटली चेंज हो चुका है। तो अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसको आप पहले उसका रूल्स देख लें और उसका रिवार्ड पॉइंट देख लें कि अभी हमें क्या मिलेगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे एक्सिस बैंक विल रिवाइज द बेनिफिट ऑफ विस्तारा क्रेडिट कार्ड। जैसे विस्तारा क्रेडिट कार्ड था एक्सिस बैंक के साथ, तो उसमें होता था कि अगर आप 3 लाख यूज कर रहे हैं तो आपको विस्तारा का एक इकोनॉमिक फेयर टिकट मिलेगा। तो ऐसे ये सब रूल्स थे, तो उसको भी ये हटा दिया है और ये रूल चेंज हो गया है। तो इसको आप जरूर देख लें। जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, या तो वो एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, SBI हो, सारे में रूल चेंज हुए हैं, तो आप इसको देख लें। जैसे कि SBI का सिंपली क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बताया कि स्विगी में जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था वो 10x मिलता था, लेकिन अब वो 5x हो गया है। और भी बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिकीज्ड इन्वेस्टर नॉमिनी कैन एक्सेस द स्टॉक म्यूचुअल फंड होल्डिंग वाया डिजिटल लॉकर फ्रॉम 1 अप्रैल। हेयर हाउ, कैसे हम लोग इसको देखेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं इन्वेस्टर हूं और हमें कुछ हो जाता है, या कोई अदर इन्वेस्टर है उसके पास म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में होल्डिंग्स है, तो अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसके जो नॉमिनी है उनको वो पैसा कैसे मिलेगा। तो उसके लिए कोलैबोरेशन हुआ है, सेबी ने क्या किया है, डिजिटल लॉकर के साथ कोलैबोरेट किया है। और वो क्या किया है कि डायरेक्टली अगर कुछ हो जाता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी के नाम पे डायरेक्टली वो डिजिटल लॉकर से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेबी टाई अप विद द डिजिटल लॉकर एम्स टू डाउन द नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग दैट रिमेन अनक्लेम्ड। मतलब जो भी हमारा रिमेन रह जाता था अनक्लेम्ड, किसी को कुछ हो जाता था तो बहुत मुश्किल होता था उस चीज को निकालने के लिए, होल्डिंग्स जो और म्यूचुअल फंड्स जो पड़े रहते हैं, स्टॉक पड़े रहते हैं, तो उसको ये डाउन करने के लिए ये कदम लिया है। और इसको चाह रहा है कि जो भी हमारा इन्वेस्टर्स है उसको, उसके नॉमिनी को वो आसानी से स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड है उसको इजिली मिल जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज टाई अप विद द डिजिटल लॉकर टू प्रिवेंट द रिड्यूस अनक्लेम्ड इन्वेस्टर। सिंपल सी बात है कि जो हमारा अनक्लेम रह जाता था ज्यादा से ज्यादा लोगों का, उसको रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि सबका पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाए। द प्लेटफॉर्म अलाउ यूजर टू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट सच एज आधार, पैन एंड ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड NPS स्टेटमेंट, ये सब इस पे आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। ऑटो एक्सेस टू नॉमिनी इन केस ऑफ इन्वेस्टर डेथ their nominees will be granted read-only access to the digital locker account. Ensure that essential financial information is easily accessible to the legal heirs. मतलब ये हुआ कि अगर इन्वेस्टर्स है, अगर उसको कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसके जो नॉमिनी है वो इजिली उसको रीड कर सकता है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा टैक्स रहेगा वो 1 अप्रैल से कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है। तो आप लोगों ने बजट 2025 में सुना होगा कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये चीज बताए थे। आप यहाँ पे देखेंगे सैलरीड इंडिविजुअल्स विद इनकम ऑफ अप टू 12.75 लाख विल नो इनकम टैक्स अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। तो ये जो नो टैक्स की बात हो रही है ये न्यू टैक्स रिजिम में होगा। तो 12.75 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख नॉर्मल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 12 लाख नॉर्मल होगा। एंड जो अदर है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरीड पर्सन के लिए,
वो 75,000 होता है, तो वो दोनों मिला के 12.75 लाख आपका हो गया। और ये न्यू इनकम टैक्स रेट दैट इफेक्टेड फ्रॉम अप्रैल 1, ये 1 अप्रैल से ये भी हमारा चालू हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे एक टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से एक यहाँ पे डेटा है, जो कि मनी कंट्रोल से मैं इमेज लेके आया हूँ। तो आप देखेंगे कि 8 लाख अगर आपका इनकम था पहले, तो आपको 30,000 रुपए के आसपास टैक्स लगता था, और अभी के हिसाब से आपको वो टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि आपको जो बेनिफिट हुआ वो 30,000 का हो गया। 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर में आपका इतना बचेगा। और वही 9 लाख है तो 40,000 लगता था। 2025 तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें 40 तक जो अभी टैक्स लोगों ने भरा है उसमें 40,000 तक लगता था, और वो अब जो है वो 40,000 हमारा बच जाएगा, तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये डेटा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यही जो इन्फॉर्मेशन था, ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन था, कुछ फाइनेंशियल चेंजेस हुआ था, वो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है और क्या क्या चेंजेस आया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको जवाब दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe my channel. Okay, bye.